जिनके पास एक स्टूडेंट के लिए बुरा चाहने का कोई कारण नहीं है। एक पेरेंट्स होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि अगर आप दुनिया की सुनोगे तो आप जमीन पे ही रह जाओगे, और जब अगर आप खुद की सुनते हो ना तो आप आसमान पे जरूर जाओगे। एजुकेशन सिस्टम में जैसे मान लीजिए अब अगर वो अपने बच्चों को भी अगर नहीं पढ़ाते हैं तो आगे चल के इनके बच्चे भी वैसे बनने वाले हैं जेनेटिकली। बोर्ड के साथ क्या नीट पॉसिबल है, इसे अपने माइंड में बना लिया था कि यस आई एम डॉक्टर, जैसे मैं आई। नमस्कार सभी को। ये सेशन नीट के स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 में नीट का एग्जाम देने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव और मज़ेदार होने वाला है। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस छोटे से वीडियो से। तो वो बच्चे जो नीट 2024 देने वाले हैं उनके मन में ढेर सारे सवाल हैं कि सर प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, सिलेबस चेंज हो चुका है, क्या अभी भी पॉसिबल है कि नहीं है, और ऐसे ही बहुत सारे सवाल जो आपके प्रिपरेशन में बाधा बन रहा है। तो हमारे साथ है हीरा फातमी मैम फ्रॉम यूपी, और ये मैम उत्तर प्रदेश से हैं और इन्होंने अभी सेकेंड स्कूल को एज अ नीट मेंटोर ज्वाइन किया है। नीट स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप दे रही हैं। इनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है और इनके बारे में कहा जाता है कि नीट के स्टूडेंट्स को ये पढ़ा और नीट ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जब एक एक्सपर्ट का ओपिनियन हमें मिलता है ना तो प्रिपरेशन थोड़ा ईजी हो जाता है। तो मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा और आपकी जो सबसे पहला सवाल जो अगर मैं भी मैम अगर नीट स्टूडेंट होता ना तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही होता कि 11th मैम मैंने ठीक से नहीं पढ़ा है और क्लास 12th में भी अभी तक फाकेबाजी करी है मैंने, और अब अगर मैं अभी से चाहूँ, क्योंकि अभी सब 4-5 महीने बचे हैं, क्या अभी से सीरियस होकर नीट एग्जाम निकालना पॉसिबल है क्या? ये लगभग सारे स्टूडेंट का सवाल है। तो इसका क्या जवाब होगा? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। लिटरली इट मीन्स अ लॉट। और मैंने पहले भी आपसे बोला ही था कि टीचिंग एक पैशन होता है जो कि जितना आप बांटो उतना बढ़ता है। ठीक है, फिर आप अगर आपके सवाल पे आया जाए तो ये मैक्सिमम डाउट यही रहता है कि आपने 11th आपका पूरा वेस्ट हो चुका है और अब आपके पास जो टाइम है उसमें बच्चे के पास ये रहता है कि आपको 11th भी कवर करना है और साथ साथ आप 12th भी आपको लेके चलना है। तो वो अब आप कैसे ले सकते हैं? तो सर इसमें जो मेन सिनेरियो होता है, जो मेन एक रोल जो प्ले करता है, वो सब कुछ जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट ही आपका एक मेन है जो रोल प्ले कर सकता है। तो अब टाइम मैनेजमेंट में अगर आप दो तरह के बच्चे होते हैं, एक स्कूलिंग वाले होते हैं, एक नॉन स्कूलिंग वाले होते हैं। तो नॉन स्कूलिंग वालों के पास एक ये फेवर होता है कि देखिए फेवर और अनफेवर ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप उसको चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हो या फिर एक अब उसको आप एडवांटेज लेना चाह रहे हो या इसको डिसएडवांटेज लेना चाह रहे हो। तो नॉन स्कूलिंग वाले बच्चे ये कर सकते हैं, उनके पास पूरा टाइम बचा हुआ है, पूरा टाइम पड़ा हुआ है, वो अपने दिन को ऐसे प्लान कर सकते हैं इस तरीके से कि वो अपना एक पोर्शन अपने आप को दें, अपने बैकलॉग को दें एक पोर्शन वो अपने ऐसा कर सकते हैं कि जो अभी उनका करंट चल रहा है। देखिए बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने खुद देखा है कि बैकलॉग के चक्कर में ना वो करंट को भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है, मान लीजिए मॉडर्न फिजिक्स आपका स्टार्ट हुआ है, अब आपका बेसिक्स पूरा एकदम पूरा डूबा हुआ है समझ लो आप, तो अब वो क्या करेंगे, नहीं पहले हम बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं फिर मॉडर्न फिजिक्स में। अरे भाई आप टीचर पे ट्रस्ट करो, टीचर उसी अकॉर्डिंग लेके चलता है, उसको पता रहता है कि ऐसे भी बच्चे आएंगे। जैसे दिवाली के बाद ही आप देख लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दिवाली के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं, होता है ये बड़े बड़े कोचिंग्स में तो ऐसा होता है। वो बोलते हैं कि चलिए हम एक 1 वीक अपना बना के आते हैं, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मन के हार है, मन के जीत से जीत है। एक सारा चीज इसी पे डिपेंड करता है। एक होता है ना कि आप अगर उसको फोकस वे में लेके चलते हो तो वो आपको अचीवेबल लगेगा ही। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो हम यही बोलेंगे कि आप बैकलॉग के पीछे प्लीज रन मत करिए, इंस्टेड ऑफ दैट गिव टाइम। आप उसको टाइम दीजिए कि हाँ ये भी एक ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, हमको इसको लेके चलना है। और जो करंट है प्लीज उसको करंट को साथ के साथ लेके चलिए, वरना जो करंट वाला है वो भी एक दिन बोलेगा कि हम बैकलॉग बन चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन पे आया जाए तो हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी है टाइम मैनेजमेंट करिए। टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने पर्सनल टीचर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए सबका साइकिल जो होता है, रिदमिक साइकिल जो होता है, फिर बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो सबका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो दिन में एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो फिर पर्सनली एक ओवरऑल रिव्यू आपको मिल सकता है। तो जैसे कि मैं पर्सनली थोड़ी नाइट एक्टिव नहीं हूँ, मैं डे एक्टिव हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद रहता है पर्सनली। तो आप उस अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। दिन को ऐसे स्लॉट में डिवाइड करिए कि इतने से इतना पोर्शन हमको लेके चलना है बैकलॉग वाला, इतने से इतना पोर्शन हमको लेके चलना है करंट वाला। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो एक डाउट होता है कि नहीं हम 11th के साथ साथ 12th कैसे कवर कर पाएंगे। इसी में आई विल इंक्लूड दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट कि बोर्ड के साथ क्या नीट पॉसिबल है। इसी में मैं कंक्लूड कर लूंगी कि दोनों ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बोर्ड के साथ भाई आप
आप अगर नीट क्लियर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका बोर्ड भी क्लियर होते जा रहा है। इसमें मतलब दो राय है ही नहीं। कुछ एक होता है डिलेमा में अपने आप को डालो ही मत आप। एक होता है ना, एक तो इतना सारा मेन बात है कि रिसोर्सेज भी बहुत मिल गया ना बच्चों को, तो वो अच्छा ये देख लेते हैं, अच्छा ये देख लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। पहले बात था कि डिस्ट्रैक्शन उतना नहीं था तो बच्चे फोकस रहते थे, अपने गुरु को ही सब कुछ मानते थे। अब देखिए, अब वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, उनका भी, उनकी रोजी रोटी भी उसी से चल रही है। मैं पर्टिकुलरली किसी को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उनका वो अपना काम है। अब आप उनके काम में जाके उनकी तो आप बढ़ोतरी कर रहे हो, पर आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर दे रहे हो। हमारे एक इवेंट, हमने बहुत अभी रिसेंटली एक इवेंट किया था मैम जी। तो इंडिया के सबसे लवेबल एजुकेटर्स आए थे। ओके। उसमें से एक शोभित निर्वाण सर थे, बहुत बड़े एजुकेटर हैं इंडिया के। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऋषिकेश जी, यहाँ का आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा ना वो यही होगा, क्योंकि छोटे शहर का चैलेंज ये है कि छोटे शहर में लोग आप पे यकीन ही नहीं करेंगे कि हमारा टीचर इतना बढ़िया हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, एक बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो मल्टीपल स्टडी मटेरियल्स के चक्कर में जाके एक अपना राइट मेंटोर नहीं ढूंढ पाता जिसको वो सबमिट कर सके, जिसको समर्पित कर सके, जिसका पूरा बात मान सके। और एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट को एग्जाम के टाइम यही लगता है कि उसने पढ़ा, मेहनत इतना किया, लेकिन एग्जाम में उसके नंबर्स नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो किसी तरह से स्टूडेंट का भरोसा जीतना, और स्टूडेंट को उन्होंने मैसेज दिया था कि अपने टीचर पे आंख बंद करके विश्वास करिए, और जैसे बताते हैं, जो बताते हैं, अगर आप उस तरह से उनको फॉलो करते हैं तो बच्चे नीट निकालते हैं, आप भी निकालेंगे। बिल्कुल निकालते हैं सर। मेरे पर्सनल जो मेरे अपने जिनको मैं गुरु मानती हूँ या जो मेरे मेंटोर हैं खुद के, जो स्टार्टिंग जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे सर ने हमेशा मुझसे यही बोला था कि जब भी बेटा आप प्रिपरेशन के दौर में जाओ, जैसे होता है ना घोड़े का नाल होता है, यहाँ पे क्या बोला जाता है उसको, एक होता है ना यहाँ पे लगा हुआ कि ना वो इधर देखे ना उधर देखे, वरना अगर उसने देखा तो वो खुद तो जाएगा, जो उसके ऊपर सवारी बैठा हुआ है वो भी जाएगा। तो नीट एस्पायरेंट के लिए भी सेम, इनफैक्ट हर एस्पायरेंट के लिए सेम होता है। उनके लिए ना कंटेंट बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट है, बट आप अगर पर्टिकुलरली कोई कोचिंग का मॉड्यूल फॉलो करते हैं, अब भाई आपको पीएचडी नहीं करना है, डॉक्टर उसमें नहीं बनना है, आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है या फिर आयुष को जो आपको बनना है उसमें आपको लेना है, तो उसके लिए एक लिमिटेड सिलेबस है। और वो चीज़ जो होता है ना सर, बच्चों लोग को लगता है कि नहीं, उनको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि टीचर उनके दुश्मन है क्या, जो उनको मना करेंगे कि नहीं आप मत पढ़िए मत पढ़िए, वो तो आपका भला चाह रहे हैं। अब उसी अकॉर्डिंग अभी आप देखिएगा, आपका नेक्स्ट सवाल पक्का यही होने वाला है कि मैम अब सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसको लेके मतलब बहुत सारा। मेरा एक बहुत ही मजेदार सवाल है जी, क्योंकि मैं आजकल YouTube पे जो देख रहा हूँ ना, उससे मैं खुद ही डरा हुआ हूँ। ये चल रहा है कि अब सिलेबस चेंज हो गया, अब नीट और टफ हो जाएगा, उसके बाद फिर वो अपने क्रैश कोर्स को प्रमोट करते हैं, उसको बेचते हैं। तो अब बच्चे के दिमाग में तो एक बार डल गया ना कि एक तो बच्चा खुद ही परेशान है क्योंकि नीट का सिलेबस रहता बहुत बड़ा है। मैं बायोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट, और नीट के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स तो जानलेवा होता है। तो ऊपर से ये सिलेबस चेंज अभी तुरंत से हो गया जब एग्जाम 4 महीने दूर है। तो क्या ये वाकई टफ हो गया या सिर्फ ये बच्चे अज्यूम करके परेशान है, या टीचर सिर्फ अज्यूम करा रहे हैं उनको? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, सिलेबस चेंज होने से नीट एग्जाम टफ हुआ है क्या आसान हुआ है? सर ऐसा करते हैं ना, ये हम लोग अपने आप हम दोनों डिसाइड नहीं करते हैं, लेट द ऑडियंस डिसाइड। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये पूरा एक हमारा कमरा जो है, ऐसा सिमिलर कमरा हमारे पास 5 कमरे और हैं। ठीक है, अब जो भी बॉडी कंडक्ट करवाती है एग्जाम, मान लीजिए एनटीए है, अभी जो एनएमसी है, जो भी है उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। वो आपको एग्जाम ये नहीं देना कि आपको पेन पेपर पे लिखना है। वो लोग आपसे बोले हैं कि बेटा आपको क्या करना है, आपको ये 5 कमरे दिए गए हैं, 5 कमरे में हमको नहीं पता कहाँ पे हम हीरा डाल दिए हैं, डायमंड होता है ना, हीरे हम डाल के रखे हुए 5 कमरे में। अब आपको जाना है, टाइम आपका वही है, 3 आवर्स टाइम है। 3 आवर्स टाइम में आपको जाके जो सबसे पहले ज्यादा हीरा निकाल के ले आता है वो विजेता या वो विनर, या उसने नीट AIR1 क्रैश कोर्स मतलब कर लिया, सब कुछ कर लिया। ठीक है, अब बच्चा गया। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हर रूम में पर्टिकुलरली रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, किसी में 0 हीरा भी निकलेगा, किसी में होगा ही नहीं, किसी में हो सकता है कि 5 का 5 हीरा वहीं पे डला हुआ है। ठीक है, अब ये पहला सिनेरियो था, ये हमारा फर्स्ट केस था जब हमारा नीट का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था। अब क्या किया गया है सर, वो 5 कमरे की जगह जो है वो हमारा सिर्फ 2 कमरा हो गया है, 2 कमरे हो गए हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि वो हीरे का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मैक्सिमम हो गया होगा। तो अब हम इसको रिलेट करते हैं हमारे कोर्स से। तो क्या था, जो जहां से क्वेश्चन कम पूछे जाते थे, अब आपके पास ये बेनिफिट है कि आपको पढ़ना वही है, उससे क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे वही लिमिटेड टाइम में। तो सर इसमें तो बेवकूफ़ी होगी अगर कोई ये बोलता है कि नीट 2024 पहले से टफ हो गया है। और अगर मैम एनटीए ही कंडक्ट कर रही है तो पहले भी तो एम्स कंडक्ट करती थी। हाँ बिल्कुल, बच्चों से पहले के भी क्वेश्चंस तो पीवाईक्यू लग ही जाते हैं, बिल्कुल लग जाते थे। कोई आउट ऑफ द बॉक्स सवाल थोड़ी पूछेंगे। 99.9% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। जी सर, आपको बस वहीं से पढ़ना है। पहले अगर केमिकल बॉन्डिंग से, अगर केमिस्ट्री, मैं क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं, तो केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो अगर पहले 6 सवाल पूछे जाते थे तो हो सकता है कि अब 9 सवाल पूछे जाए, 8 सवाल पूछे जाए।
तो अब तो इनके लिए मेरे अकॉर्डिंग तो मैम नीट अब और इजी हो गया है। बिल्कुल सर। अगर हम कोर्स ना बेचे हम यहाँ पे और अगर प्रैक्टिकल बात करें तो नीट इजी हो गया है। और वैसे स्टूडेंट्स जो 11th में सीरियस नहीं थे, 12th में सीरियस नहीं थे, अब उनको कम पढ़ के थोड़ा डिटेल में पढ़ के ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए, प्लीज इसको लेके परेशान मत होइए, आप निराश मत होइए कि सिलेबस चेंज हो गया है तो आपके साथ कुछ अन्याय हो गया, बल्कि ये बहुत अच्छा हो बहुत गया। अच्छी बात अगर है। मैं एस्पिरेंट होता ना तो मैं बहुत खुश होता। Literally। मैं एक बार उनको सल्यूट करता जिन्होंने ये किया है, क्योंकि वो मेरे लिए वरदान साबित होते। अब एक बहुत बड़ा सवाल है मैम कि जीके के सिलेबस चेंज की बात करते हैं तो एक इसी का एक ये क्वेश्चन है रिलेटेड इससे कि पहले ओल्ड सिलेबस था जी। उसकी अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती थी, न्यू सिलेबस आ गया उसकी भी अपनी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ओल्ड और न्यू सिलेबस को ध्यान में रखते हुए? ओके सर, एज सच जैसे कि देखा जाए अगर स्ट्रैटेजी हम तब बात करते हैं जब सिलेबस में कोई चेंजेस आते हैं। सिलेबस में चेंजेस नहीं आया, सिलेबस में रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो एज सच स्ट्रैटेजी में बोला जाए तो आपको आपके पास एक बेहतर मौका है कि आपको वही पर्टिकुलर चैप्टर पे जो आप 2 चैप्टर पे टाइम देते हो उसकी जगह आपको एक ही चैप्टर पे टाइम देना है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम आपको मिल जा रहा है उस पर देने के लिए। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई अलग सा नया स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। जो आप पहले स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे, ये हम बोलना ज़रूर चाहेंगे कि तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं पर्सनली अगर मुझसे कोई पूछता भी है कि अगर आप तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, देन आई विल रिकमेंड दैट कि आप जो भी अभी टाइम है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग का नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मतलब मैक्स टू मैक्स 5 मंथ्स है हम लोग के पास। तो आई विल रिकमेंड कि आप ऐसा कर सकते हैं स्ट्रैटेजी वाइज में कि आप बायो को अभी निगलेक्ट करो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री को आप अभी पूरा टाइम दो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री को आप टाइम दीजिए क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री डिमांड्स प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस चाहिए होता है। बायो में ये होता है कि थोड़ा हम लोग को रेक्टिफिकेशन भी करना होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रेक्टिफिकेशन होता है, बट अगर आप उसको समझ लेते हो उतना कुछ वैसा नहीं रहता। वैसे मैम के लिए एक बात कही जाती है, अगर मैम ने बायोलॉजी पढ़ा दिया तो 360 में 340 नंबर पक्का है मिनिमम। ये मिनिमम ये मैम के लिए कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा, जहाँ इन्होंने पढ़ाया है जो लोग इनसे पढ़े हैं ये उनका कहना है। तो मैम अगर कुछ सलाह दे रही है तो प्लीज उसको थोड़ा दिल से लगाइएगा। हाँ प्लीज। हाँ वही बात है सर, देखिए सर फर्क भी यहीं से मतलब जो होता है ना डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है, डिफरेंस यहीं से क्रिएट होता है। अब देखिए अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो पेन पेपर लेके बैठे होंगे, वो लिटरली नोट डाउन करते हुए कि हाँ ये बात हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, ये बात हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती, इसको हम स्किप कर सकते हैं। और जो ऐसे ही खा के लेट के ब्लैंकेट में देख रहे होंगे उनका फिर ऐसे क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हर एक एक्शन जो होता है ना वो बहुत मायने रखता है। और फिर कमिंग बैक टू द स्ट्रैटेजी, देन आई विल से दैट कि बायो को आप पर्टिकुलरली लास्ट टाइम दे सकते हो। अब पैरेलली जिन स्टूडेंट का बायो वीक है, जैसे मैक्सिमम मेजॉरिटी फिजिक्स भी वीक रहता है ज़्यादा बच्चों का, और बायो जो होता है वो ऑलमोस्ट डन रहता है। तो बायो में क्या रहता है कि आपको याद करना होता है, तो वो ना लास्ट के 1 मंथ में भी याद कर सकते हो। अगर आप लास्ट के 1 मंथ में याद करोगे तो वो आपको उतना ही का उतना ही रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप कुछ अभी याद करते हो तो वो लास्ट में आप भूल जाओगे। और लेकिन फिजिक्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप फिजिक्स के साथ लास्ट में प्रैक्टिस करते हो तो आपका स्कोरिंग जो ग्राफ होता है ना वो उतना नहीं बढ़ने वाला है। फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो पहले हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ते थे स्कूल के, अब वो कोटा में है। तो वो कहते हैं कि भैया जो नीट कर रहे हैं कि भैया बायोलॉजी हो जाता है, केमिस्ट्री भी हो जाता है, फिजिक्स में हमें दिक्कत आ रही है। तो फिजिक्स को शुरू से किस तरीके से लेके चला जाए अभी से जितना टाइम बचा है कि फिजिक्स में हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे नीट में, क्या स्ट्रैटेजी में? ठीक है, यहाँ पे भी हम एक और प्लीज काउंटर सवाल रखना चाहेंगे बच्चों से ही कि आप अपने आप से खुद से सवाल ये पुटअप करिए कि आपका जो मेन कंपटीशन है वो नीट से है या नीट में अपीयरिंग स्टूडेंट से है, ठीक है। यहाँ जैसे बहुत लोग को लगता है ना कि मेरा जो कंपटीशन है वो नीट से है, नहीं है, नीट से नहीं है। ये एक आप उसमें डिलेमा में हो कि नीट से है, नीट से बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो कंपटीशन है, जो यहाँ पे बच्चे अपियर हो रहे हैं ना, उनसे है, स्पीड से है, एक्यूरेसी से है। तो स्पीड और एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है सर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हम यही 3 चीज़ बोलेंगे। प्रैक्टिस के अलावा और कोई चीज़ आपको एक्यूरेसी नहीं दे सकती। आप जो एक फेमस कोई आई थिंक कोई ब्रूस ली है, उन्होंने ये लाइन खुद बोली है कि जो अपोनेंट जो है जो एक ही चीज़ को 100 बार प्रैक्टिस करता है, मैं उससे ज़्यादा डरता हूँ जो 100 प्रैक्टिस अलग अलग करता है। जो 100 क्वेश्चन को जो अलग अलग प्रैक्टिस कर रहा है ना, मुझे उससे उतना डर नहीं है। लेकिन जो इंसान एक ही क्वेश्चन को 100 बार प्रैक्टिस कर रहा है ना, मुझे उससे ज़्यादा डर लगता है। ये उनकी खुद की कोट है। तो इसमें वजन भी है, ये बात बिल्कुल सही है। जो
एस्पिरेंट होते हैं, जो लोग नीट क्लियर कर पाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो एक ही क्वेश्चन ना, एक ही टाइप के क्वेश्चन को बहुत बार सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है वो फिट हो जाता है। वहाँ पे आपको जाके पूरा याद नहीं करना होता है कि हाँ ये सवाल कहाँ से आया था, ऐसा नहीं, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। उतना टाइम आपको एनटीए नहीं दे रहा है कि हाँ आप सोचो, अच्छा ये वहाँ से था, अच्छा ये वहाँ से, अच्छा ये हुक्स लॉ से होगा, अच्छा ये यहाँ से होगा, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ के क्विक रिव्यू आना चाहिए कि हाँ हमको अब डायरेक्टली करना है। तो फिजिक्स के लिए आई रिकमेंड कि प्रैक्टिस आपका है, प्रैक्टिस ही आपके लिए मेन चीज़ है। और देखिए बायो के लिए मैं सच शॉर्ट नोट्स की रिकमेंडेशन पर्सनली नहीं देती हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग एक नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसमें क्या होता है, फिजिक्स में क्या होता है, टीचर्स जो होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाते हैं, तो लास्ट टाइम पे ऐसा नहीं कि आपको हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक ही टाइप का क्वेश्चन जो है उसको आप बार-बार क्यों प्रैक्टिस करोगे, टाइम ही वेस्ट है वो एक तरीके से। आप एक कंसेप्ट को आप फॉलो करो, उस कंसेप्ट पे आप जितना क्वेश्चन हो सकता है उसको बाद में आप प्रैक्टिस करो, लेकिन जब लास्ट टाइम जब रिवीजन का होता है उस टाइम पे आप क्या करो कि जो भी आपका शॉर्ट नोट्स होता है ना वही काम आने वाला होता है, उसको आप एक कॉन्साइज करके रखिए। और उसमें शॉर्ट नोट्स वो आपका अपना होगा तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं। और शॉर्ट नोट्स को जितना कॉन्साइज कर सकते हैं, वरना वो भी एक लास्ट टाइम पे लगा है, वो भी एक फिजिक्स का मेरा नोटबुक 4 हो गया है, ऐसा लगने वाला है फिर। इसलिए शॉर्ट नोट्स को इतना कॉन्साइज कर सकते हैं उतना करिए। नॉर्मल सा डेली टारगेट्स लेके चलिए। एक होता है ना, हम तो एमसीडी फॉलो करते हैं सर, बोलते हैं एमसीडी मतलब एमसीडी, एम मतलब होता है एक मस्ट होता है, सी होता है कैन, डी होता है डोंट, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए अगला दिन मेरा जो भी आने वाला है उसके लिए हम प्रिपेयर अभी रात से ही कर लेते हैं। एक डायरी रहता है, डायरी में मेंटेन करना रहता है कि अगला दिन मेरा क्या क्या गोल होने वाला है। उसमें आप कुछ मत करिए, पूरा ये नहीं करना है कि हमको यहाँ जाके शॉपिंग करना है, ये करना है, वो करना है, दिवाली का भी चल रहा है तो ये करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसमें बस 3 कॉलम बनाइए, एम, सी और डी। एम में आप लिखिए कि मस्ट, मतलब ये चैप्टर हमको करना ही करना है, चाहे जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए। जैसे मस्ट में आप ये कर सकते हो कि हाँ हमको इतना पीवाईक्यू सॉल्व करना ही है। मस्ट में फिर आप ये कर सकते हो कि जो लेक्चर हम किए उसको रिवाइज करना ही है। सी में अब आप क्या कर सकते हो, सी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप दूसरा चैप्टर की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। सी में आप ये कर सकते हो। और डी में, जैसे कि डी में मैं पर्सनली क्या करती हूँ, जैसे कि खाते टाइम पे फोन यूज नहीं करना है, सोते टाइम से मतलब कि हाफ एन आवर पहले आप फोन को अपना थोड़ा दूर रख लीजिए। डॉट में फिर आपको ये करना है कि आपको सोशल मीडिया में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। ये सब चीज़ें जो सीक्वेंस वाइज होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा एक ये एसेंशियल भी होता है। फिर जब आप, इससे क्या होता है, बच्चा क्या कर पाता है, सेल्फ एनालिसिस कर पाता है। जब वो डायरी, अब रात हुआ मेरा, अब मुझे अगले दिन का प्री प्लान फिर से बनाना है तो मैं पहले उससे गो थ्रू करूंगी। उसको मस्त में जब टिक लगेगा ना, वो जो दिल में सुकून मिलता है ना वो कहीं से नहीं मिल सकता है। आपको अगर कोई कुछ भी दे दे नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कॉन्फिडेंस लाइन से, कॉन्फिडेंस बस एक लाइन याद आया, हमारे जो क्रिकेट के लीजेंड है महेंद्र सिंह धोनी, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने ये लाइन बोला है अभी हाल फिलहाल के पॉडकास्ट में, उन्होंने बोला था कि अ कॉन्फिडेंस गाय इज फार बेटर देन अ टैलेंटेड गाय हु यूज्ड टू क्वेश्चन हिमसेल्फ। जो हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करते रहता है वो फार बेटर है। अब जो इंसान जिसको लग रहा है कि मेरे पास टैलेंट है बट वो अपने आप, उसके पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, नीट क्रैक कर सकते हैं, उससे नहीं होने वाला है। चाहे वो उसको भले वो अगले एरा का आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, वो उससे नहीं होगा। जो मेन रोल प्ले करता है ना सर, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो प्ले करके चला जाता है। आप जितने भी अपने उनको देखिए, जैसे कि मैं अलग सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं अलग सर का बिग सैल्यूट टू अलग। हाँ, लिटरली ही डिजर्व दैट। तो उनका भी अगर आप स्टोरी देखते हैं सर तो उनके साथ, उनके पास मानते हैं कि वो थे, टैलेंटेड थे, बट उनके जो सक्सेस में जो सर जो मेन रोल प्ले किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस प्ले किया है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। आप जैसे कॉन्फिडेंस होंगे तो हार्ड वर्क आपके पीछे पीछे आएगा ही, जरूर आएगा। तो एक मैं बोलूंगी, अगर एक एवरेज स्टूडेंट है और एक टैलेंटेड बच्चा है, अगर एवरेज के पास अगर कॉन्फिडेंस है देन ही इज फार बेटर और शी इज फार बेटर देन दैट पर्सन। आई विल से दैट। बिल्कुल मैम, मैं बच्चों को यही बताता हूँ, और जब भी हमारी बातचीत होती है मैं उनसे ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपने खुद से एक्सेप्ट कर लिया ना कि मेरा नहीं होगा, तो आप कितनी भी टैलेंटेड है आपका सच में नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया है ना कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, एक गाना भी है, मैं नहीं तो कौन बे। तो अगर ये बच्चा कोई ठान लेना कि मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, अब इसके लिए उसको जो मेहनत करना पड़ेगा करने को तैयार है। अगर वो टीचर के प्रति समर्पित है तो मैम ऐसे स्टूडेंट का तो सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन देने वाले कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आते हैं। हमारे बीच का कोई बच्चा जो कॉन्फिडेंट और मेहनत कर रहा है छुप छुपा के एकदम रहस्यमय तरीके से, एकाएक उसका रिजल्ट हो जाता है, दुनिया को लगता है कि कुछ चमत्कार हुआ। चमत्कार नहीं होता, रिजल्ट के पीछे एक बहुत बड़ा हार्डवर्क होता है। जी सर, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, यही सब मेन रोल प्ले करता है। अब ना, क्योंकि मैम हम लोग ना गाँव के बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते हैं, एक ऐसे बच्चे जिनको शायद 11th में या 12th में आके नीट का के बारे में पता चलता है, क्योंकि
एक बहुत बड़ा रोल होता है मैम आपके सराउंडिंग्स का कि आप कितना बड़ा ख्वाब देखते हैं। तो मैम एक ऐसा बच्चा है या बच्ची, आप इमेजिन करिएगा, शायद बच्चे रिलेट कर पाएंगे, कि जिसके घर से तो छोड़िए मैम, जिसके गांव से कोई डॉक्टर नहीं बना आज तक, है ना। बड़े शहरों में तो ऐसा नहीं होता। मेरा एक गाँव ले लीजिए, मेरे गांव से कोई डॉक्टर नहीं है आज तक। अब वहां से कोई बच्चा इस शहर पढ़ने आता है, सेकेंड स्कूल में आता है, पढ़ना शुरू कर देता है, कहीं पे भी जाता है, इस एक उसके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग फिट है कि मेरे अगर गांव से कोई आज तक नहीं बना, मेरे कस्बे से कोई नहीं बना, मेरे घर से कोई नहीं बना, तो क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, क्या बन सकती हूँ क्या। तो आपके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन के दौरान सबकॉन्शियस माइंड का या फिर आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग का कितना बड़ा रोल होता है आपके रिजल्ट में, मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जब भी आपसे बात हुई है अपने माइंड के पावर के बारे में बहुत बातचीत करी है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा बातचीत करें मैम। सर बिकॉज मैं खुद उसमें बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ, एक सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा। पहले उतना ज़्यादा मुझे ये सब चीज़ पे भरोसा नहीं होता था कि पावर ऑफ, जब बोला जाता था ना पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन लिटरली लेकिन एक बात होनी भी चाहिए, इंसान जब खुद फील करता है ना तो वो ज़्यादा रिलेवेंट भी लगता है, ऑडियंस को भी लगता है, बढ़ जाता है। हाँ, बिलीफ सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट होता है उससे। तो ऐसा सच में मेरे साथ भी हुआ था। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की अगर बात की जाए तो एक तो बोला जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए क्या टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब एक होता है ना उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है वो ज़्यादा टाइम के बाद पड़ता है। तो इसको मैं बहुत छोटा एग्जांपल जो लिटरली मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ भी था। आपके अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड है क्या, पहले बच्चों को वो समझाते थे, क्योंकि बहुत अच्छी किताब है, जोसेफ मर्फी की है शायद, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब है। तो पहले तो बच्चों को ये क्लियर करता है सबकॉन्शियस माइंड है क्या। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो मैं एग्जांपल दूंगी ना उससे उनको लिटरली आई थिंक इट विल हेल्प हिम। तो देखिए क्या होता है, अभी जब मैं रिसेंटली आ रही थी, ट्रैवल कर रही थी, यहाँ पे DTO के लिए आ रही थी जब मैं बरेली से, तो उस टाइम पे बहुत जेन्युइन सा एग्जांपल है, लेकिन अगर जो सुनेगा उसको लिटरली फील होगा ये। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरा जो रिजर्वेशन था वो 3rd AC में था, ठीक है। तो अब मेरे साथ वो सोर थ्रोट का प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ। तो मेरे साथ मेरी छोटी वाली बहन बैठी हुई थी, मैंने बस उससे ऐसे पूछा कि सुनो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है क्या, तुम्हारे गले में भी खराश टाइप का लग रहा है। मुझे वो बहुत बुरा लगता है लिटरली, क्योंकि उस चलते फिर आप ना कुछ खा पाते हो ना कुछ पी पाते हो, सोर थ्रोट उसको बोलते हैं। तो उसने बोला कि नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं फील हो रहा है। विदिन 10 to 15 मिनट्स हम लोग फिर सो गए। उसका आप कैसी हैं, मेरे गले में भी होने लगा अब तो। She said that कि आप कैसी हैं, मतलब उसने मुझसे डायरेक्टली यही बोला, एंड आई वाज लाइक दैट कि ये तो होना ही था। अब वो जैसे वो लेटी, अब उसके माइंड में ना वो चलने लगा, ठीक है, कि अच्छा इनको हो रहा है। उस पर वो वर्क नहीं की, बट उसने ना एक बार फील किया, उसके माइंड में वो चला गया। अब उसके माइंड ने वो प्रोसेस कर दिया कि मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ हो गई उसके साथ। क्योंकि सर देखिए जो माइंड होता है ना, जैसे आप माइंड को फीडबैक देते हो वैसा ही आपकी बॉडी आपको फीडबैक देती है, ठीक है। तो एक वही होता है कि अगर आपका माइंड है, अब 2 पौधा है, ठीक है, 2 पौधा, जिस पौधे पे आप पानी दोगे ना वही पौधा आपको फल देने वाला है। दोनों पौधा आप लगाए हो, अब एक पौधे पे आप पानी नहीं दे रहे, एक पौधा का नाम ले लेते हैं पॉजिटिविटी, एक पौधा का नाम ले लेते हैं नेगेटिविटी। अब आप पॉजिटिविटी वाले को पानी दे रहे हो ना तो पॉजिटिव फल ही आपको मिलेगा। और अगर आप नेगेटिविटी वाले को पानी दे रहे हो, जो कि उसमें तो पानी आपको देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, पता नहीं कहाँ से पानी मिल भी जाता है आपको, तो वही आपको फिर फल देने वाला है। तो वो जो फल होता है ना वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही देता है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब होता है कि जो माइंड के नीचे आता हो, ठीक है ना। एक होता है आपका ब्रेन के 3 पार्ट्स हो जाते हैं हमारे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो जो ये सबकॉन्शियस माइंड होता है वो फोर ब्रेन के अंदर में हम लोग इसको काउंट करते हैं कि ये एक रोल प्ले करता है जहाँ पे हमारा इंटेलिजेंस, कंट्रोल, एंगर और फिर जो हमारा ब्रोकैज एरिया होता है। ब्रोकैज एरिया का मतलब हम बता दें कि जो हम लोग बोलने के काम पे लेते हैं कि जब हमको क्या बोलना है, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो तो मैं कैसे एनालाइज कर पा रही हूँ कि हाँ मेरा आंसर क्या होने वाला है, वो सारा जो होता है वो ब्रोकैज एरिया हमारा लेके चलता है। तो वहाँ पे रोल होता है वो सबकॉन्शियस माइंड का ही रहता है। आप उसको जैसा ट्रीट करोगे, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा नीट क्लियर होगा, अगर आपका नीट क्लियर नहीं भी होता फिर भी होगा, इसका मतलब मेरे बोलने का ये है कि अगर आपका अभी मार्क्स बिल्कुल नहीं आ रहा है, अगर आप 150 भी ला रहे हो ना, लिटरली अगर आप, सर मैंने ऐसे बच्चों को देखा जिसके नीट में नेगेटिव मार्किंग आए थे, 720 में से -5, लिटरली यू विल नॉट बिलीव, बट सच में ऐसा हुआ है। और हाँ मेरे पास ऑथेंटिसिटी नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकती कि किस बच्चे का है, वरना अगर मेरे पास ऑथेंटिसिटी होती है, अगर मैं उस बच्चे से पर्सनली पूछ ली होती हो तो मैं ज़रूर बताती। लेकिन ऐसा लिटरली हुआ है। फिजिक्स में उनके आते थे 180 में से -5 और अभी वो आराम से MMC में बैठे हुए हैं। हाँ लिटरली हुआ है, गूज बम्स फील होता है, लेकिन ये सच में हैपनिंग है। और उनका जब भी आप सुनोगे ना
तो वो हमेशा सिर्फ यही बोलते हैं कि मैंने पहले अपने माइंड में बना लिया था कि यस आई एम डॉक्टर, जैसे मैं आई एम डॉक्टर हीरा, हम डॉक्टर हैं, अब बस हमको वो एक सीट हमको कैप्चर करना है और वो कॉलेज वाले से अपने एप्रन लेना है बस। मैंने आइंस्टाइन की स्टोरी भी पढ़ी थी ओके। कि आइंस्टाइन की को शायद उनके टीचर ने लेटर लिख के भेजा था। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, ये चीज़ थी कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं, कुछ बहुत भी डम नहीं। है। हाँ, बहुत डम माता है। जी ने वो लेटर पढ़ा और आइंस्टाइन साहब ने पूछा कि ये क्या मतलब क्या लिखा है टीचर ने, तो टीचर ने माँ ने बोला उनको कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ, उन्होंने हमारे उल्टा टीचर बोला पढ़ने था। लायक नहीं है। तो और फिर आइंस्टाइन ने शायद उसी तरीके से एक्ट किया और फिर बाद में हम सब उनका नाम जानते Relativity हैं। theory आज देखिए आप। आज देखिए मैम सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट में से एक रहे वो, सुपर ह्यूमन कह सकते हैं एक बिल्कुल, तरीके से। बिल्कुल। तो सबकॉन्शियस माइंड को बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं क्या हम? बिल्कुल कह सकते हैं सर, बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं। और ये सब कुछ एक होता है ना, मतलब बोला जाता है कि सिलेक्शन में आपका 2-3 चीज़ें मेन रोल प्ले करती हैं। वो एक तो कंसिस्टेंसी होगी, तो बेसिक चीज़ें हो गई। एक वो चीज़ें जिन पे लोग अक्सर बात नहीं करते हैं। एक कहीं ना कहीं घर का माहौल भी बहुत अफेक्ट करता है। मेरा अगला सवाल यही था मैम कि Okay. पता है मैम छोटा जो शहर है ना वो जगह छोटा नहीं होता, सोच सोच बहुत होती है। छोटी होती है सर। मैं आपको पता नहीं आप झारखंड से कितना ज़्यादा अवगत है, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ओके। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट पढ़ते हैं ना जिनकी माता जी जो हैं कहीं पे खाना बना रही हैं, कहीं पे झाड़ू पोछा कर रही हैं, क्योंकि हमने फीस में ऑफलाइन एजुकेशन में हमने एक रिवोल्यूशन लाया अपनी जगह पे। हम शायद हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे कम पैसे में पढ़ाने का, तो वैसे बच्चे भी पढ़ पाते हैं अब, लेकिन वैसे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल गई पढ़ने की, लेकिन घर का माहौल इतना ख़राब है। आप हर मेरे ख्याल से हर माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते होंगे, लेकिन माहौल ख़राब होने की वजह से अपने बच्चे को गाली देना, उनको कोसना, उनको बोलना कि तेरे से जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, हमेशा डांटते रहना, बोलते रहना। तो जब बार बार एक ही मैसेज एक बच्चे के दिमाग में जा रहा है कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, कभी कभार टीचर भी क्लास में खड़ा करके कह दिए कि नंबर कम आ रहे हैं, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो बार बार उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज आता है। तो खराब माहौल से हम कैसे बाहर निकले, इसको ऐसे स्टूडेंट के लिए आप क्या सलाह देंगी? क्योंकि ऐसे बच्चों का सिलेक्शन वो तो डिमोरलाइज्ड है, और एक डिमोरलाइज्ड दिमाग में ब्रिलियंस कैसे जगह ले? सर देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है, और मेजॉरिटी स्पेशली झारखंड और में आप बहुत पेरेंट्स को भी क्या सलाह देना चाहेंगे? पेरेंट्स को आप सबसे पहले पेरेंट्स को सलाह दीजिए, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स तो पर्सनली मैं उनको पसंद नहीं करता। सर देखिए कहीं ना कहीं फिर ये वही है, एजुकेशन सिस्टम ही है। जैसे मान लीजिए अब अगर वो अपने बच्चों को भी अगर नहीं पढ़ाते हैं तो आगे चल के इनके बच्चे भी वैसे ही बनने वाले हैं, वैसे बनने वाले जेनेटिकली वही कैरी करेंगे ये लोग। ठीक है, तो पेरेंट्स की अगर बात की जाए तो अब देखिए पेरेंट्स भी बहुत किस्म के होते हैं। एक होता है कि उनको लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है पर रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहा है। एक होते हैं जिनको बिल्कुल ही परवाह नहीं होती है कि घर में क्या माहौल है क्या माहौल नहीं है, हाँ बस, लेकिन उनको रिजल्ट से बहुत मतलब होता है। शर्मा जी जरूर घुसते हैं उनके उसमें कि शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, उनके बेटा ये कर रहा है, ये कर ले रहा है, वो पक्का नहीं आना, भले ही बगल में शर्मा जी हो ना हो, लेकिन वो घुसना जरूरी है। कंपैरिजन जो है ना सर, उसके लिए लिटरली आप अगर ये बात मुझसे नहीं पूछते, लिटरली मैं ऐड ऑन करके जरूर बोलती हूँ कि प्लीज हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है ये कि प्लीज कंपैरिजन आप मत करिए अपने बच्चों से, किसी और बच्चे का अपने बच्चे से कंपैरिजन प्लीज मत करिए, क्योंकि वो बच्चा खुद में एक बैटल लड़ रहा है अपने माइंड से, बहुत तगड़ा बैटल लड़ रहा है जो शायद वो आपके सामने ना बोल पाता हो, लेकिन आई एम अ मेंटर, तो मैं वो चीज़ फील कर सकती हूँ। बच्चे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम लेके आते हैं, अभी भी बच्चे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम लेके मेरे पास आ रहे थे कि मैम देखिए मेरे घर में ऐसा माहौल रहता है, ये रहता है, वो रहता है, हम क्या करें, पापा को बोलते हैं तो पापा डांटने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, देखिए सिर्फ ऐसा नहीं, हाँ अब यही पेरेंट्स दे विल कम वेरी फर्स्ट टू ब्लेम द इंस्टीट्यूट कि हाँ हम तो पूरा पैसा दिया आपको, आपने जितना मांगा हमने उतना दिया, जितने टाइम आपने बुलाया हम उतने टाइम अपने बच्चों को भेजे, वेयर इज द रिजल्ट? भाई साहब आपका क्या योगदान रहा है रिजल्ट के लिए? बच्चा पहले आपका है, द फर्स्ट स्कूल इज योर होम इटसेल्फ। जो पहला घर में जो एक शिक्षा मिलनी चाहिए ना, वो मिलनी चाहिए एक डिसिप्लिन की। बच्चा सबसे पहले अपनी मम्मी पापा को ही कॉपी करता है और उन्हीं के पद पे फिर जो होता है ना फुटप्रिंट्स पे चलता है, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो रिवॉल्यूशनाइज होता है ना, वो फिर हम अपने इंस्टीट्यूट से फिर करवाते हैं। इसीलिए बोला जाता है हमारा काम निखारना है सर, बिल्कुल निखारना है। और सर लिटरली वो बच्चे जो होते हैं ना, उनका एक अलग लेवल का वो रहता है, प्रेशर रहता है, और ऐसे ऐसे बच्चे का सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं फिर। मैं अभी रिसेंटली घटना बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। 2-3 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं, एक तो वो मैम दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल नीट भी शायद उसी क्रम में कहीं पे आता होगा। एग्जाम में 4 क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो उसको सेल्फ डाउट होने लगता है कि पता नहीं मैं किसी लायक भी हूँ या नहीं। वो अपने एग्जिस्टेंस से सवाल उठाने लगता है कि मैं एग्जिस्ट ही क्यों करता हूँ,
और आप क्या कंपैरिजन करेंगे, बच्चा खुद को ही कंपेयर कर रहा होता है बाकी दुनिया से। अब वैसे में वो घर जाता है, माता पिता को एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए, उनके भाई बहन को एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए। तो दोस्ती तो आप छोड़ दीजिए, कोऑपरेशन तो आप छोड़ दीजिए, उनको ताने मिलने शुरू हो जाते हैं कि फिर वो जगह जगह कंपैरिजन, चारों तरफ से कंपैरिजन, उनको कोसना कि तुमसे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि इस एग्जाम में खराब नंबर आए तुम्हारे। एक बच्चा अंदर से बैटल लड़ रहा है, उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा कहीं से, वो घर जा रहा है, वो घर में बैटल लड़ रहा है। तो बच्चा 24 आवर जब प्रेशर में रहेगा मैम, तो जब इंसान बहुत ज्यादा निराश होता है और गुस्से में होता है तो उसका लॉजिकल माइंड काम नहीं करता, और जब लॉजिकल माइंड काम नहीं करता तब बच्चा सुसाइड करता है, या फिर वो कहीं चला जाता है, कुछ गलत स्टेप उठा लेता है फिर वो। और फिर ना लोग ना एग्जाम को ब्लेम करते हैं, टीचर को ब्लेम करते हैं, इंस्टीट्यूट को ब्लेम करते हैं। वो भूल जाते हैं कि घर में वो 20 घंटा रह रहा है, कोचिंग में तो 4 घंटे रह रहा है। वो 20 घंटे के प्रेशर को कैसे मैनेज करेगा? तो पेरेंट्स को मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप ना बच्चे का बहुत अच्छा दोस्त बने। आपसे अच्छा दोस्त उसका कोई नहीं हो सकता है। और मेरे को ऐसा लगता है, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि पेरेंट्स का, दुनिया में 2 ही लोग ऐसे हैं ना जिनके पास एक स्टूडेंट के लिए बुरा चाहने का कोई कारण नहीं है। एक पेरेंट्स होते हैं और दूसरे टीचर्स होते हैं। इन दोनों के पास ना एक स्टूडेंट के लिए बुरा चाहने का कोई एक कारण ही नहीं है। उसके दोस्त का हो सकता है, उसके भाई बहन का हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, तीसरे किसी का भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के नजर में ना एक रीजन नहीं है कि उसको वो हार्म पहुंचाए। जब आप उसका भला चाहते हैं तो आप सेम ही मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं कि मन से पढ़ो, अगले बार अच्छा करना। तो इसको इस तरह से भी उनको कहा जा सकता है, करना है, ना कि उनको और वो निराश कर देना है। इसको कहने का दो तरीका है। एक तेरे से जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, जबकि डीप डाउन में चाहता हूं कि मेरा बच्चा कुछ कर ले। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? तेरे से जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ट्राई करना, क्या क्या गलतियां हुई है एक बार देख लो, जाके पेरेंट्स से और टीचर से हेल्प मांगो, अगली बार कोशिश करना, अगले बार 10-15 नंबर बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे करते करते नीट निकल जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। इस तरह के जुमले बोलने के बजाय वो कहते हैं तेरे से जीवन में कुछ नहीं पाएगा। तू मैम गंदी गंदी गालियां, बिल्कुल है ना, गंदे गंदे शब्द, घर का माहौल पूरा खराब हो जाता बिल्कुल है। मैम, घर का माहौल पूरा खराब हो जाता है। और रिसेंटली एक पेरेंट्स है भी, मैंने देखा भी था, जब हम लोग का ओरिएंटेशन सेशन हुआ था तो हम लोग जब मिले थे तो एक बच्चे ने मुझसे मतलब कॉन्फ्रंट किया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, मेरे डैडी जी हैं वो मुझसे ऐसे बोलते हैं कि तुमसे तो होगा ही नहीं, रिलेटिव्स में इतने लोगों ने निकाल लिया है, कुछ नहीं हो सकता। जब मैंने पर्सनली उससे बात की थी तो उन्होंने मुझसे क्या बोला था कि मैम आप मेरा स्ट्रैटेजी नहीं समझ रही हैं। आप मेरा स्ट्रैटेजी नहीं समझ रही हैं, हम उसको उकसा रहे हैं ताकि उसको मेरी बातों का बुरा लगे और वो लिटरली करे। तो हम इस पे उनसे काउंटर सवाल ये करना चाहेंगे, इनफैक्टली मैंने किया भी था उस टाइम पे, आपको कैसे पता है कि वो बच्चा उस चीज़ को लेके एज अ ईगो में वो ले रहा है कि हमको अब करके दिखाना है, या उसको उसके दिल पे लग रहा है ये बात? आप उसको कैसे समझ सकते हो ये बात? किसी एक पल के लिए भी अगर बच्चे ने ये मान लिया ना कि वो नकारा है, नालायक है, तो आप फिर कुछ भी नहीं कर पाइएगा और वो बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसको प्लीज विश्वास ये मत दिलाइए वो नकारा है, उसको विश्वास ये दिलाइए कि आप उसके साथ हैं, अच्छे बुरे सब में, क्योंकि आपके पास एक कारण ही अपने बच्चे के बारे में बुरा चाहने का। खैर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है प्रिपरेशन पे, लिटरली बहुत बड़ा। हम लोग अपना सवाल चेंज करते हैं जी सर। अब से मैम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट सवाल इसको हम लोग रखते हैं कि अब अभी से मात्र अगर 5 महीने बचे हैं, 5 महीने में कितने दिन होते हैं? लगभग 150 दिन होते हैं। 150 दिन में हम लोग सिलेबस को कैसे कवर करें कि नीट में कम से कम 650 नंबर लाके हम किसी अच्छे रिम्स में, किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएं। इस 150 दिन की आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ओके सर, फिर से हम वही बोलेंगे, मतलब इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो अभी जो बच्चा लिख रहा होगा ना, वो लिटरली उसने यही बोला होगा, अरे ऋषिकेश सर ने जो सवाल पुटअप किया है वो तो सारे जो भी अभी हम लोग का हुआ है वो सबका निचोड़ है, ठीक है, वो एक लास्ट कंक्लूजन निकल रहा है हम लोग का। तो देखिए सर, सबसे पहली बात की अभी तो कुछ भी नहीं, जब 2 महीने बचेगा ना तो यूट्यूब पे वीडियो भी आने लगेंगे, कैन आई क्रैक नीट इन 2 months, ऐसे भी थोड़े दिन के बाद कैन आई क्रैक नीट इन 1 week भी आता है सर। और मैम 2-2 महीने के क्रैश कोर्स भी लॉन्च होते हैं 1000 रुपए के, मतलब वो तो एक अलग ही सीन रहता है, पता नहीं अब बच्चे क्यों इतना ट्रस्ट कर लेते हैं, आई डोंट नो। पहली बात कि सब बच्चों में भी तो गलती नहीं है, मतलब मेरे पापा बोलते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना वो बिल्कुल एक कोरा कागज होते हैं, उसमें आप कुछ भी लिख दीजिए वो बिल्कुल वैसा ही प्रिंट आपको मिलेगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं जो होता है ना, जो कुम्हार जो घड़ा बनाता है
उसको आप मिट्टी दे दीजिए, अब उसका काम है उसको वो कैसा शेप दे रहा है, उसी से घड़ा बना सकता है, उसी से वो बर्तन भी बना सकता है। तो वो माटी का लोंदा ही है बिल्कुल बच्चा, आप उसको आप कैसा शेप देते हो वो आप पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन बच्चे भी अब समझदार हो गए, उनको ये समझना चाहिए सर, कि कौन उनको गाइड कर रहा है, हाँ, कौन उनसे बिल्कुल। बिजनेस करना चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप ना यार 2 साल का काम 1 हफ्ते में तो आप नहीं कर पाइएगा, और हम लोग ये 2 महीने बाद ये पॉडकास्ट शूट करते नजर हाँ, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि बिल्कुल सच नहीं में आएंगे। 2 महीने में 3 महीने में नीट नहीं होता है, नहीं होता है, बिल्कुल रैंक नहीं तो होता है। कभी नहीं आता नहीं, नहीं, है। नहीं। तो प्लीज मैम 650 नंबर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल। और अभी से पॉसिबल है 5 मिनट से 650 possible है। 700 भी पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है 700 भी। आपको सबसे पहले की सबसे टॉप पे लिखना है कि आई एम अ डॉक्टर, आप हो डॉक्टर अभी से। ये जो जर्नी चल रही है ना आपकी, और वो एक सर आप म्यूजिक वगैरह सुनते हो? मैम वो अरिजीत सिंह की एक लाइन नहीं है, सफर खूबसूरत है मंजिल मंजिल से भी, Yes, sir. वो बहुत अच्छी लाइन है। और लिटरली आप जो डेस्टिनेशन होता है ना, उससे फार बेटर आप इंजॉय करते हो जर्नी को अपने। तो अगर आप जर्नी को जब आप इंजॉय करोगे ना, तो फिर वो एक जो सुकून, जो एक राहत जो मिलने वाली है ना, वो कहीं पे नहीं। शायद आपको वो नीट क्रैक करके मिलेगी, लेकिन आप इस पल को बहुत मिस करने वाले हो। फिर आपको खुद में लगेगा, जब आप MBBS सीट क्रैक कर लोगे ना, आपको लगेगा अरे यार मैंने क्या था, ये बिल्कुल बच्चों ऐसा चीज था जो मैंने पढ़ा है, अभी कुछ नहीं था। जब वहां पे आपको इतनी मोटी मोटी बुक मिलने वाली है ना, तब आपको रियलाइज होगा। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है, वो अभी से करना है। जो नीट होता है आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने का मतलब समझ रहे हो, मतलब आपके पास एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब किसी को भी डॉक्टर बना दिया प्रेशर भी जाएगा। हैंडल करने आना प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। अगर बिल्कुल। 5 पेशेंट आ गए तो हाँ, डॉक्टर क्या तो खुद ही करेगा परेशान हो डॉक्टर? जाएगा। हाँ, मान लीजिए आप सर्जन हो, अगर आपकी जो को वर्कर टीम है, अगर वो नहीं हम लोग नहीं सेव कर सकते हैं, प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से बन रहा है, फैमिली की तरफ से, आप अगर नहीं करते हो तो फिर देखिएगा हम आपको जेल करवा देंगे। उस टाइम पे या तो आप हाथ खड़ा कर दो, या तो आप एकदम साहस के साथ आप उसको फाइट करिए, जीत आपकी है। तो सेम चीज नीट भी वही करवा रहा है आपसे, आपको प्रेशर दे रहा है। जैसे ये विंटर आता है ना, ठंड आ रही है, नीट गया अब तो कुछ नहीं होने वाला है, तो ये एक नेचर भी आपको बताता है। सब तरफ से अगर आप देखेंगे तो नेगेटिविटी है, और सब तरफ से देखेंगे तो पॉजिटिविटी है। तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी पे लिखिए टॉप पे कि आप कर सकते हो, नहीं, आपने कर लिया, आप आज से ही डॉक्टर हो। अब जब आप डॉक्टर हो, तब आपको आपका लाइफ स्टाइल भी वैसे होना चाहिए। एक हेल्दी डाइट आपको फॉलो करना चाहिए, नहीं कि डॉक्टर तो जा रहे हैं बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हेल्दी डाइट फॉलो करिए। हेल्दी डाइट फॉलो करने के साथ साथ वाटर का जो इंटेक होता है ना सर, बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। और फिर उसके साथ साथ आपको एक पर्टिकुलरली, जैसे कि हम तो रिकमेंड करते हैं कि 30 मिनट्स का आप सूर्य नमस्कार ही कर लो, उसमें तो वेरियस पोजेज आ जाते हैं, वो बहुत रिलेवेंट रहता है। क्योंकि अगर लास्ट में आपकी हेल्थ इशू आती है ना, तो वो बहुत बड़ा एक फैक्टर ऐसा बन होता है जाएगा। मैम, और इसका जीता जगता एग्जांपल मैं ही हूँ। मैंने ना जॉन्डिस में अपना मेंस लिखा है। ओके। हाँ, और हमारे पास ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत ब्राइट हैं, लेकिन अभी उनको टाइफाइड वही है। चीज़ है सर। तो टाइफाइड क्यों होता है? बैड लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो प्लीज हेल्थ पे जरूर ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा Please, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा जरूरी ध्यान देना है आपको, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। लास्ट में फिर आप ये भी नहीं बोल सकते, किस को बोलते चलोगे यार कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मलेरिया हो गया था तो मेरा नीट नहीं हुआ। सब लोग यही बोलने वाले हैं कि वाह कितना कॉमन बहाना बना रहा है, सब लोग यही बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके ऊपर है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। हेल्थ को लेके चलिए। हेल्थ को अगर आप लेके चलेंगे तो आपका माइंड में उतना ही ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होता है सर। ब्लड जितना सर्कुलेट करता है माइंड में, उतना ज़्यादा उसका फीडबैक भी निकलता है। आराम से आप अपने टाइम को डिवाइड करो, ठीक है। 5 मंथ से मैं तो बोलूँगी आपको कि आप फेब तक लेके चलो। मार्च अप्रैल को बिल्कुल रिवीजन को छोड़ दो, एकदम रिवाइज ही करना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि गैदर भी करना है चीज़ों को। तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं कि 3 मंथ, इधर आपका जो 3 मंथ बच रहा है, उसमें हम तो बोलेंगे कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को पैरेलली लेके चलिए। स्लॉट डिवाइड करिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आराम से स्लॉट डिवाइड करिए। और जो जैसे अभी तो बहुत लोगों का लेक्चर वाइज चल रहा होगा, जैसे बहुत जगह सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, बहुत जगह पे लेक्चर भी चल रहा होगा। तो पर्सनली हम ये बोलेंगे कि आप अगर लेक्चर कर रहे हैं तो उसको उसी दिन या फिर उसी वक्त आप रिवाइज कर लो, एक बार रिवाइज जरूर कर लो। और रिवाइज ऐसे मत करिए कि फिजिक्स में मेरा हुआ है, मान लीजिए मॉडर्न फिजिक्स ही हुआ है आपका, सेमीकंडक्टर चल रहा है, हुआ है, अच्छा ट्रांजिस्टर के बारे में बताया है, ऐसे नहीं करना है। कॉपी बंद करिए, रफ पेज लीजिए, बिल्कुल ब्लैंक पेज लीजिए, सब कुछ हटा दीजिए, उसमें लिखिए और उसको फिर रिकॉल करिए कि सर ने आज क्या क्या पढ़ाया है मुझे। जो आप खुद से याद करेंगे ना फॉर्मूला, जैसे कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में V = IR होता है, तो वो कभी नहीं निकलने वाला आपके माइंड से, कभी नहीं, जो आप खुद से अगर आप कर लेते हो। लेकिन भाई अगर आप अब जहाँ पे नहीं आ रहा है, कॉपी की हेल्प से देखो, वो भी आपके माइंड से कभी नहीं निकलेगा। अब अगर कॉपी देख के BA के बच्चे थोड़ी ना आप, जो आपको देखना है पढ़ना है सिर्फ ऐसे नहीं, आपको उसको रिलेट करना है, खुद से लिखना है। इसी को बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में डालना, इसी को बोलते हैं। जब आप खुद सोचोगे ना, और सोचना पड़ता है,
सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाएगा तो फिर सारे ही डॉक्टर होंगे सर, सारे इंजीनियर होंगे, सारे ही आईएएस ऑफिसर होंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप खुद से जिद्दोजहद करिए, जिद्दोजहद करना बहुत ज़रूरी है। जिद्दोजहद करिए, उसको लिखिए खुद से। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, 10 बार में नहीं होगा, लेकिन 11वें बार में पक्का होगा। अपने आप से आपको खुद लगेगा अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, जादू कहीं से तो नहीं आ गया ना, एकदम लगने लगेगा कि हाँ कहीं से हम इनलाइटमेंट तो नहीं हो गए। तो वो इनलाइटमेंट नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस है जो आप पे ऑफ हो रही है आपके पास। कुछ ऐसे टीचर्स को आपने देखा है जो क्लास में जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो ना सिर्फ आके पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कोई नोट्स नहीं देखते हुए तो सिर्फ टॉपिक देखते हैं। ये ना प्रैक्टिस का ही चीज होता है कि उनके दिमाग में फीड हो गया है, फीड करते 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 और सीधा वो जाके व्हाइट बोर्ड पे या स्मार्ट बोर्ड पे निकलता है। ये आपके साथ भी सेम होने लगेगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, अगर चीजों को रिकॉल करना शुरू कर देंगे। सर टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में बस एक डिफरेंस ही प्रैक्टिस का है मैम, एज का है, मतलब उन्होंने लंबे साल तक प्रैक्टिस करी है, आप अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हो बस, ऐसा और कुछ नहीं है। आप भी हमारी पोजीशन पे बिल्कुल आ सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, बस भी बोला जाता है। और फिर जैसे फिजिक्स का आप ऐसे लेके चल रहे हो, स्लॉट जैसे मान लीजिए ना आप 6 बजे मिनिमम एक आइडियल टाइमिंग हम रखते हैं, 6 बजे आप उठते हो। वैसे तो उठना जल्दी चाहिए, 5 बजे आप उठ जाइए। तो आप उसके बाद जो भी आपको एक्सरसाइज करना है, जो करना है, पूजा पाठ करना है, ऐसे मैं नमाज पढ़ती हूँ, तो जिसको जो करना है वो अपने अकॉर्डिंग अपना करिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप अब जैसे ठंड है तो फिर हो सकता है अभी आप नहा नहीं सकते, लेकिन इतने हो जाइए कि हाँ अब हमको बेड पे नहीं जाना। बेड पे तो बहुत अच्छे पढ़ते भी यार, हम आराम से पूरा कंबल उम्बल लेके पढ़ते हैं। मम्मी चाय ले आइए, तो ऐसा नहीं पढ़ना है, टेबल पे बैठ के पढ़ना है, ठीक है। और फिर टेबल पे बैठ के सबसे पहले अब मैक्सिमम डाउट आता है कि हम पढ़े तो पढ़े क्या। उन बच्चों के लिए एमसीडी फिर काम आती है, जो आप डायरी बना के रखे हो ना कि हाँ मुझे, जो आपने लास्ट नाइट ही बना लिया है कि हाँ मेरा अगला दिन कैसे प्लान होने वाला है। अपनी जिंदगी को खुद प्लान करिए, ना कि और आपकी जिंदगी, अरे भाई फ्री है चल तो पीएसबी चलते हैं, चल तो यहाँ चलते, चल तो वहाँ चलते हैं। ऐसा नहीं भाई हम फ्री नहीं है, मेरा ये देखो फ्री नहीं है, मेरा स्लॉट ये था, हमको ये काम करना था। तो वैसे जिंदगी अपनी बनाइए कि आप खुद को गवर्न करिए, ना कि कोई और आपको गवर्न करे, ठीक है। जैसे मैं केमिस्ट्री में बताता हूँ जी, आप बायोलॉजी और फिजिक्स में, हाँ मैं बता दूंगी। ओके, केमिस्ट्री में अगर अभी से आपको खुद को प्रिपेयर करना है, सिर्फ अगर आपके पास 5 महीने बचे हैं तो आप जरूर कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे होंगे या फिर ऑनलाइन क्लास करेंगे, उसका नोट्स देखिए, मल्टीपल टाइम्स उसका रिवाइज करिए। एनसीईआरटी अगर आपने छोड़ दिया तो सिलेक्शन छूट जाएगा। एनसीईआरटी आप उसको भगवान मानिए, उसकी पूजा करिए आप डेली उठ के, और पूजा करने से मतलब डेली उठ के पढ़िए उसको। एनसीईआरटी का अगर लाइन बाय लाइन कवर्ड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत रिपीट हो जाते हैं नीट में, उसके जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होते हैं वो भी रिपीट हो जाते हैं, और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वो भी रिपीट हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो डाला था उस पर, आप देख लीजिएगा कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस बहुत होते हैं। 99%, आप छोड़ो ना, 100% केमिस्ट्री में क्वेश्चंस ना एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ लेना है, एनसीईआरटी पढ़ लेना है। एनसीईआरटी एक भी प्लीज एक लाइन छोड़कर मत जाइएगा, तो अब तो सिलेबस और रिड्यूस हो गया, 10-12 चैप्टर हटा दिए गए हैं तो और आसान हो गया है, तो नीट आसान हो गया भाई। और तीसरा क्या करना है आपको, सिर्फ पीवाईक्यू कर लेना। अगर ये 3 काम करके आप चले जाते हैं 180 मार्क्स में 170 प्लस आराम से रहा जा सकता है। केमिस्ट्री इतना इजी सब्जेक्ट है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैंने एक सीरीज शुरू करी है, आप उसको जाके सीरीज में डेली शाम में 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे में आपको केमिस्ट्री में गाइड कर रहा हूँ, तो वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको मतलब रिसोर्सेस बस इतना ही लिमिटेड रखना है और इसको बार बार पढ़ना है। नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, इसके बाहर प्लीज कोई मॉड्यूल मत देखिएगा। ये 3 देखिए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना बार बना लीजिए। मैम फिजिक्स और बायोलॉजी में क्या होना चाहिए? हाँ सर, एक मिनट, वो जो आपने सीरीज बोला ना, बहुत बच्चों को लगता होगा कि हम लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं अपना, क्या प्रमोशन। लिटरली मेरी खुद की जो बहन है वो अभी नीट की तैयारी कर रही है, उसने आपका वीडियो लिटरली देखा था। मैंने खुद रिकमेंड किया था कि एक बार बहन देख के देखना कैसा। अब मैं खुद तो नहीं देख सकती ना, मेरा तो ब्रांच बायो में आता है। मैं भी सोचा था कि जज करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था कि जैसे बच्चे पूछते भी है ना मुझसे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने बोला एक बार देखो कैसा लग रहा है। लिटरली मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसने बोला था कि ऐसा मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है सर। जितने हिलारियस वे में, एक होता है ना सब कुछ कॉम्बो, एक होता है इंटेंस लुक लेके आना, एक टीचर का रहता है कि इंटेंस लुक से बच्चा खुद ही एक तो बोरिंग सब्जेक्ट ऊपर सो आप बोर उसको कर दे रहे हो, ठीक है। तो फीडबैक उसका बहुत अच्छा रहा था। मैंने सोचा भी था ये बोलने का, लेकिन आपने बोला तो वो क्लिक किया मेरे माइंड में। मैम ने पहली बार मेरे सामने बोला। हाँ लिटरली मैं पहली बार मैंने बोला, ये बिल्कुल एकदम तुरंत निकला मेरे मुंह से, क्योंकि वो मुझे क्लिक किया। तो आप टोटली, एक होता भी है सर ट्रस्ट करना, आप कितना अंधा विश्वास कर रहे हो अपने टीचर पे। आप किसी एक इंसान पे पूरी तरह से, या तो हम पे आप करो या
कोई भी XYZ किसी को भी आप फॉलो कर रहे हो ना, तो फिर आप उसी को फॉलो करो, हमें फिर फॉलो मत करो, उसी को फॉलो करो। फिर मेन रोल ये प्ले करता है। अब अगर आप हर जगह वो करोगे, हर जगह अगर आप एक होता है ना, वक्त नहीं आपके पास, एक्सपेरिमेंट करने का मेन है वक्त कि नहीं। वक्त नहीं है, सही बात है, वक्त आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। और फिर सर एक लाइन भी बोला जाता है ना, बहुत लोग ना बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं पीपल से, बहुत जल्दी। तो उस पर एक लाइन भी है कि अगर आप खुद की सुनोगे तो फिर नहीं, ऐसे नहीं बोला, ऐसे बोला जाता है कि अगर आप दुनिया की सुनोगे तो आप जमीन पे ही रह जाओगे, और जब अगर आप खुद की सुनते हो ना तो आप आसमान पे जरूर जाओगे, एकदम ऊपर ही जाना है। और ये बेस्ड है पता है किसकी स्टोरी पे? कल्पना चावला की स्टोरी पे। उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा वो थी, कॉन्साइज थी, उनको पढ़ने का बिल्कुल मौका नहीं दिया गया था। उनको बोला जाता था कि तुमसे क्या ही हो पाएगा, क्या ही हो पाएगा। और वो फर्स्ट वुमेन है जो शायद स्पेस में गई, मतलब जो उन्होंने लेवल ये क्रिएट किया। और ये लाइन बिल्कुल सूट भी करता है, जब उन्होंने खुद की सुनी तो वो सच में आसमान में पहुंची हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखो सुनो सबकी, एक होता है ना सबकी सुनो, लेकिन करो अपने मन की सिर्फ। अगर आप बात करें, सर ने केमिस्ट्री का तो डिलेमा पूरा क्लियर कर दिया। अगर आप फिजिक्स और बायो की बात करते हो तो फिजिक्स में भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि फिजिक्स को आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए टाइम देना है, प्रैक्टिस आप करो। और प्रैक्टिस बच्चा कहाँ से करे मैम, सोर्स क्या होना चाहिए? सर देखिए, एक तो ये भी बहुत सवाल आता है कि मैम इस बुक से कर ले, इस बुक से कर ले। ऐसा नहीं, ऐसे अपने ऊपर जुल्म मत करो। मैं तो ये बोलूंगी अपने ऊपर जुल्म मत करो प्लीज। बहुत कॉन्साइज आपके पास मटेरियल है। और एक होता है, एक तो क्लास नोट्स हो गया, हाँ, एक तो क्लास नोट्स आपका हो गया, उसको एनसीईआरटी भी करना चाहिए क्या? सर लिटरली मैं फिजिक्स के लिए तो मना ही करूंगी, मना करें एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए मना लिटरली। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, फिजिक्स में जो एक मेन रोल होता है, जैसे हाँ कोई पर्टिकुलर चैप्टर होता है जिसके आप लिख भी सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स का जो यूनिट होता है ना, वो कम्प्लीटली एक थ्योरेटिकल यूनिट है। तो मॉडर्न फिजिक्स का जो वो होता है, पहले आपके टीचर के नोट्स में सब कुछ आ जाता है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए अगर आप चाहते हो तो वो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बच रहा है तो वो पढ़ सकते हो आप आराम से। और फिजिक्स में अगर मैं रिकमेंड करूंगी तो आप इंटेक्स क्वेश्चन जो होता है फिजिक्स में, जो ब्लू कलर का होता है, उससे भी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं जो आपके एनसीईआरटी में। अब प्लीज थ्योरी पे ध्यान उतना मत दो, जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करिए। और जो मॉडर्न फिजिक्स का जो इधर यूनिट आ रहा है, जो उसमें जो भी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह आ जाता है, सेमीकंडक्टर वगैरह आ जाता है, वो आप उसको कर लीजिए। वेव ऑप्टिक्स वगैरह जो आता है वो आप करिए, आराम से आपका होगा। और बाकी फिजिक्स में आप और कोई ध्यान मत और दीजिए। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें मैम? पीवाईक्यू, बस पीवाईक्यू इज मोर देन इनफ। बस मैं वही बताना चाहता था, हाँ। क्योंकि आप फॉलो क्या करें सर पीवाईक्यू एज सच रिपीट होते हैं, बस मैम मुझे तो लगता है ना कि स्टडी मटेरियल कम रख के उसको 5-6 बार रिवाइज कर लेना। बस 5-6 बार रिवाइज कर लेना। ऐसे बच्चे करते भी हैं, बहुत करते हैं, लेकिन सबको ये लगता है ना कि नहीं जितना पढ़ सकते, जितना, अरे ज्यादा खाओगे तो इंडाइजेशन हो जाएगा, उतना क्यों खाना, उतना ही खाओ जितना पचा सकते हो। तो फिर एक होता है कि उसी चीज को पढ़ो और बार बार पढ़ो, एक ही चीज पे बार बार फोकस करिए। मैं फिजिक्स में मैम का कंक्लूजन दे रहा हूँ आपको, आप क्लास नोट्स पे रिलाई करिए। कुछ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसका आप चैप्टर्स कौन कौन से हैं मैम वो, जिसका मॉडर्न फिजिक्स मैंने आपको बोला, मॉडर्न फिजिक्स एक पूरा यूनिट है, उसको आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी देख सकते हैं उसका। और एनसीईआरटी के मेरे अकॉर्डिंग इंटेक्स जरूर कर लेना चाहिए। और एक्सरसाइज को एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, ऐसे ऊपर से देख लीजिए। और क्योंकि वो रिकमेंडेड बुक होता है ना, एनसीईआरटी का रिकमेंडेड बुक है, उसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन लाइन बाय लाइन मत पढ़ने लगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जैसा, डिमोटिवेट हो जाएंगे बच्चे। हाँ, और पीवाईक्यू जरूर लगा लीजिए। पीवाईक्यू मेरे ख्याल से 3-4-5 बार लगा लीजिए, वो बेस्ट रहता है। मैं बायोलॉजी के लिए क्या, बायोलॉजी माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। बायोलॉजी में तो देखिए सर, बायोलॉजी सबसे स्कोरिंग एरिया है, सबसे बड़ा स्कोरिंग एरिया। अगर बच्चा करता है 340 उसके कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। वो उसकी खुद की गलती होगी जिसके बदौलत वो, मतलब कि जो भी उसका नुकसान होता होगा। बाकी अगर बायो में एक तो ये होता है ना कि टीचर लोग भी ना, मैंने सच में देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है और कोचिंग में भी देखा है, इतना ज़्यादा पढ़ाते, पता नहीं क्या चाहिए होता है उनको, बच्चों से लव चाहिए होता है या अफेक्शन चाहिए होता है, मतलब आई डोंट नो रियलिटी क्या है। प्रॉब्लम बता दूं मैं आपको जी, क्योंकि हम सब टीचर हैं तो फील कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। टीचर के पास नॉलेज होता है इतना, हाँ, स्टूडेंट के मुकाबले। जी जी। तो जिसके पास इतना होता है ना, वो चाहता है कि मैं वो स्नेह में, प्यार में, टीचर बुरा नहीं चाह रहा है, वो चाहता है कि प्यार में वो सब दे दे उनको। जैसे हम किससे प्यार करते हैं बच्चों तो सब कुछ देना चाहते हैं, तो सब कुछ देने के चक्कर में बच्चे को वो भी दे जाते हैं जो नहीं देना चाहिए। तो ये टीचर का प्यार ही है। लेकिन यार ये कम टाइम है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, रिलेवेंट चीजें ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी। हाँ प्लीज मैम, बैलेंस्ड वे में लेकर चलना पड़ेगा टीचर को कि हाँ आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और सर देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो आप फिर भी बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा बाहर का प्रैक्टिस कर लो। बायो में लिटरली ऐसा एज सच कुछ नहीं है। क्वेश्चन अगर 90 क्वेश्चन आता है आपका बायो में, तो सर 85 क्वेश्चन आपका एज इट इज एनसीईआरटी से रहता है, एज इट इज एनसीईआरटी से रहता है। 5 क्वेश्चन वो भी पहले के टाइम पे आता था थोड़ा बहुत इधर से, बिल्कुल अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बायो का आप स्ट्रैटेजी क्या कर सकते हो, जैसे कि जो आपने मुझे बताया, वैसे तो मैंने स्टार्ट भी कर दिया है अपने ग्रुप में या फिर अपने बैच में आप बोल लो।
तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप पहले उसको वो करना स्टार्ट करिए, छांटना जिसको बोलते हैं ना, पिकअप करना स्टार्ट करिए कि कौन कौन चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हम किस वे में बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन के वे में बोलना चाह रही है, किससे ज़्यादा पीवाईक्यू में क्वेश्चन आपका आया है। जैसे आप मान लीजिए, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी की अगर आप बात करते हो तो फिर आपका जो इकोलॉजी वाला यूनिट है उसमें जो 4-5 चैप्टर आया है, इकोलॉजी वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर ऊपर से आप HR लेते हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आया और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आया, क्वेश्चन भर के आया है। और इनफैक्ट अब ज्यादा आएगा, रूम 4 थे अब 2 हो गए हैं, याद रखना है। ठीक है, अब ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। और 12th में 2 चैप्टर और इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप एक उसको यूनिटी ले लो, जेनेटिक्स। मेरे हिसाब से 12th पूरा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, पूरा एक इम्पॉर्टेंट पूरा ही अपने में है। ठीक है, और उसमें सारे जो यूनिट आते हैं वो इम्पॉर्टेंट यूनिट ही आते हैं, उसके ऊपर आप पूरा ध्यान दीजिए। और फिर आप 11th की बात करते हो तो आपका ह्यूमन फिजियो है, ह्यूमन फिजियो में भी आपका डाइजेशन चैप्टर हट चुका है, वही आपके 4 चैप्टर बाकी हैं, उससे क्वेश्चन आएंगे। अब पहले नहीं आते थे, याद रखिएगा, पहले नहीं आए थे, लेकिन अब आएंगे क्योंकि अब डाइजेशन हटा है, इसका मतलब आने वाला है। और फिर आपका प्लांट फिजियो में से, प्लांट फिजियो तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, आपका फोटोसिंथेसिस वाला हो गया, एक रेस्पिरेशन हो गया, ये 2 चैप्टर और एक और चैप्टर है वो मुझे रिकॉल अभी नहीं आ रहा है, वो 3 चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको जरूर से जरूर करके जाना है। इतना आप करते तो आपके 320 कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इतने में ही 320 आपके कहीं नहीं जा रहे हैं सर। और आप देखते हैं तो जो भी माइनर चैप्टर जो हटा दिए गए उससे भी ज्यादा क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते थे, वो NTA वही चैप्टर हटाया है जिससे मतलब उतने क्वेश्चन बनते भी नहीं थे, हाँ टाइम वेस्ट ज्यादा होता था। तो उस अकॉर्डिंग अगेन वी विल से वी हैव प्रूव्ड कि नीट 2024 पहले से इजी हो गया है। ठीक है, अब देखा जाए तो आपको क्या करना है, आप जब भी, जैसे एक बच्चा बहुत बड़ी गलती क्या करता है कि वो जब भी रिवाइज करने बैठता है ना, ये मेरे साथ पर्सनली खुद हुआ है, जब वो रिवाइज करने बैठता है तो वो क्या लेके बैठता है, पहले अपना नोट्स लेके बैठता है, बायो के टर्म में मैं बोल रही हूँ, नोट्स लेके बैठेगा। अच्छा, पहले नोट्स करना है, फिर नोट्स कर लेंगे। नोट्स करने में सर, HR का नोट्स करने में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नोट्स करने में सर लिटरली 3 आवर्स मिनिमम लगता है, अगर आप उसको कंसाइज में पढ़ते हो तो। क्योंकि एक जो बच्चा होता है नोट्स, उसको ऐसा नहीं होता कि उसको गो थ्रू करो, उसको पूरा रट रहा होता है, वो रटना होता है। रटो मत प्लीज, आप ब्लेस्ड हो कि आपका AIPMT ऐसा पेपर नहीं हो रहा है, नीट हो रहा है, 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको चूज करना है। अगर आप देखेंगे ना सर तो नीट लिटरली बहुत इजी है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से आप उसको वो कर सकते हो कि क्या सही है। आंसर जो होता है खुद क्वेश्चन में ही रहता है छुपा हुआ, तो आप वैसे सेलेक्ट कर सकते हो, इसको सिलेक्शन मेथड बोलते हैं कि आपका क्या सही है, मतलब क्या आंसर आपका नहीं हो सकता है, उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो फिर जितना भी जो पैटर्न आता है वो सब सिमिलर पैटर्न पे ही रिपीटेड रहता है, एक ही चीज बार बार रिपीट होता है। तो हाँ, वो मैं क्या बात कर रही थी कि पहले वो नोट्स पढ़ेगा, नोट्स पढ़ने के बाद अच्छा नोट्स पढ़ लिए हैं, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, हो गया मेरा मेन काम आप किए ही नहीं, NCERT आपने रीड ही नहीं की है। आई रिकमेंड नोट्स आप एक बार पढ़िए, अब जितनी बार आप रिवाइज कर रहे हैं बार बार आप नोट्स मत पढ़िए, नोट्स का भले ही आप हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि टीचर बहुत कुछ वैसे भी लिखवाते हैं बच्चों की सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि मेरे सर या मेरी मैम पूरा हमको नहीं बता रही है। बहुत आजकल ना बच्चे ऑनलाइन से कंपेयर करते हैं, हाँ बिल्कुल, कंपैरिजन बहुत चल रहा है, तो उसकी वजह से बेचारा टीचर अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसी चीजें पढ़ाना पड़ता है। ये मतलब क्या बोला जाए, करना ही पड़ेगा, वरना बच्चों का जो एक ट्रस्ट होता है ना वो नहीं मिल पाता। वो हमारे एकेडमिक्स पे डाउट करने लगते हैं फिर कि हाँ ही और शी इज कैपेबल और नॉट टू टीच अस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ वी आर हियर देन लिटरली वी आर कैपेबल, तो उस पे ट्रस्ट। PYQs कितना इंपॉर्टेंट है सर? PYQ मतलब 360 डिग्री इंपॉर्टेंट है सर, हम तो यही बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम तो ये भी बोलेंगे, मतलब प्लीज इसको वो एकदम वही नहीं ले लेना कि अब हम PYQ करेंगे, तो सब बच्चा PYQ भी करता है ना तो उसको 200 मार्क्स तो पक्का आ जाएंगे, सिर्फ PYQ करता है अगर तो, क्योंकि सर क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में रहते हैं, क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में रहते हैं। आप देखिए सिंपल सी लॉजिक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में डेटा चेंज कर सकते हो, बायो में डेटा चेंज क्या करेंगे आप? थोड़ी ना लीवर की जगह किडनी ले आओगे मेरा, बिल्कुल सही बात। डेटा चेंज नहीं हो सकता उसमें क्वेश्चन कहीं नहीं जाता। कितने सालों से नीट हो रहा है तो क्वेश्चंस कहां से बनेंगे? NCERT से ही बनाना है, वहीं से उनके पास वो मजबूर है बनाने के लिए, उनको बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनको खुद को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपकी यही कैपेबिलिटी है, आपको यहीं तक रहना है, इससे बाहर आपको नहीं निकालना है। NCERT ऐसे ही नहीं बोला गया है कि सब जो बोला जाता है कि भगवान है उसको, क्योंकि उसको बनाया गया है, आपको साफ साफ बोला गया। लेकिन NCERT को ना, एक तो ये लोग समझते हैं कितनी सस्ती बुक है, ये नीट मेरा सिलेक्शन क्या करवाएगा, लेकिन वही पे वो लोग मात खा जाते हैं। मॉड्यूल्स थोड़े महंगे होते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं थोड़े, तो फिर वो थोड़ा अट्रैक्ट कर लेता है। NCERT हमारी वही है,
तो उसको लेके उतना वो नहीं करना है, डिलेमा में प्लीज मत रहिए। मैं ना आनंद सर का स्टूडेंट हूँ ओके। और सुपर 30 का जो सिलेक्शन रेशियो है ना, जी सर। वो सबसे ज्यादा रहा है जेई में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा। okay. 30 में कभी 27 बच्चे, कभी 26 बच्चे, कभी 18 बच्चे, कभी 30 में 30 बच्चे। लिटरली वहाँ कोई मॉड्यूल नहीं मिलता था, वहाँ कोई डीपीपी नहीं मिलता था, वहाँ कुछ भी नहीं। पता आनंद सर सिर्फ एक ही बात कहते थे कि टीचर पे विश्वास 100%। और हम तब ब्लेस्ड थे कि ज्यादा इंटरनेट नहीं था, तो हमारी मजबूरी थी कि अपने टीचर पे विश्वास करें। बिल्कुल। टीचर पे विश्वास और पीवाईक्यू, विश्वास और पीवाईक्यू, विश्वास और पीवाईक्यू 10 बार, 12 बार, 15 बार। अब आपके ये आप पे है कि कितना बार करते हैं, है ना। एक बार किसी ने पूछा आनंद सर से कि सर कितना बार रिवीजन करना चाहिए, तो आनंद सर ने हंसते हुए कहा कि जितनी आपकी भूख, बिल्कुल, जितनी आपकी भूख है उतना रिवीजन करना चाहिए। तो आपके अंदर जितनी भूख है ना, आपको उतना बार पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। और पीवाईक्यू सॉल्व करने का एक मैं अपना पर्सनलाइज्ड ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स का जब कर रहे हैं मैम, तो बायोलॉजी का आपको बता देंगी। अगर टीचर बहुत अच्छे हैं, नोट्स बहुत अच्छा है, तो 40% पीवाईक्यू इजीली लग जाना चाहिए आपसे। तो अगर मान लीजिए इतनी मोटी बुक है, तो वो बुक आपके लिए इतनी पतली हो गई है। 60% जो पीवाईक्यू है, जिसमें से लगभग 20% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 1, 2, 4, 5 मिनट लगा के आपसे बन जाएगा। उसको आपको ना क्या करना है, ग्रीन पेंसिल से या ग्रीन कलर से टिक कर देना है कि एट द टाइम ऑफ रिवीजन आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखेंगे फिर से, कि और ये कोशिश करेंगे बनाने की कि अब मेरे से कितना टाइम ले रहा है ये बनने में। 40% ऐसे सवाल होते हैं जो शायद नोट्स पढ़ने के बाद भी ना बने, क्योंकि वो प्रैक्टिस डिमांड करता है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच डिमांड करता है। तो वैसे क्वेश्चंस में आप टीचर की मदद लीजिए और उसको रेड पेन से टिक कर लीजिए। फिर एट द टाइम ऑफ रिवीजन, जब दूसरी बार रिवाइज कर रहे हो, जो क्वेश्चन पूरी तरह से बन गया था एक ही बार में 40% क्वेश्चन, उसको एक बार फटफट देख लिया, निकाल लिया। जो रेड वाला जो हमने ग्रीन से मार्क किया था, उसको बना के देखा कि बना क्या, आप देखिएगा उसमें से भी 90% क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। जो रेड वाला था ना, रेड वाला में से आप देखिएगा 80% क्वेश्चन फिर से पूरा बन गया। पीवाईक्यू धीरे धीरे तीसरा बार रिवीजन में पीवाईक्यू आपका इतना 15, 20, 25 पेज का हो जाएगा। फिर आप अगर तीसरे चौथे बार रिवाइज कर लेते हैं ना, पूरा पीवाईक्यू आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट होता है। अगर डेटा भी चेंज होगा तो आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है ना। मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, रिवीजन के कमी की वजह से वो सवाल नहीं बन पाते हैं। जैसे अगर लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का अगर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ होना चाहिए। E बराबर hc बटा लैम्डा होगा। वेवलेंथ कम कहाँ होगा, जो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। भाई अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चंस इस तरह का प्रैक्टिस करिएगा, तब तो आपको पता लगेगा ना कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अदर क्वेश्चन बहुत ईजी था, टीचर ने बड़ा अच्छा पढ़ाया, आपकी प्रैक्टिस कम से नीट निकला, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बच्चा आप खुद का बहुत बड़ा एडवोकेट होता है, वो इंस्टीट्यूट को ब्लेम करता है, कोचिंग को, टीचर्स को ब्लेम करता है। ब्लेम करना ज्यादा आसान होता है ना। लेकिन यार देखो ना, आपको ना ब्लेम गेम में नहीं, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और वो ज्यादा अहम है। कुछ हम में त्रुटियां होंगी, कुछ आप में। हम मतलब पूरे टीचर फ्रेटर्निटी में की बात कर रहा हूँ मैं। हर कोई इंस्टीट्यूट बेस्ट नहीं होता, कोई बच्चा बेस्ट नहीं होता, कमियां सब में होती हैं, वरना भगवान होते हैं। बिल्कुल, कमियां हम सबके अंदर है। अब आपने 1.5 साल पूरी कमियां देखी हैं, अब जो 5 महीना बचा है वो कमियों को देखने का टाइम नहीं बचा है। अब बाद में गिले शिकवे करते रहेंगे, नीट निकालने के बाद आराम से बैठेंगे हम लोग, टांग खिंचाई करेंगे दूसरे की। 5 महीने सिर्फ सॉल्यूशन पे काम करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है ना। और सॉल्यूशन आपको मिलेगा आपके टीचर से, आपको गाइडेंस मिलेगा टीचर से। एक कहावत है कि बस में ड्राइवर के आप जितने नजदीक बैठेगा ना, जर्क आपको उतना कम महसूस होगा। आपका टीचर वही ड्राइवर है ना। आपको टीचर के बहुत करीब रहना है, डाउट सॉल्व करते चलना है, अपने पर्सनल इश्यूज सॉल्व करते चल रहे हैं। टीचर से दूरी बना के, इंस्टीट्यूट से दूरी बना के सेल्फ स्टडी करके नीट नहीं निकलेगा। गाइडेंस की सख्त जरूरत पड़ती है, वरना बच्चा खुद से बहुत ज्यादा गलतियां करता है, और गलती करने का वक्त अब नहीं बचा है। तो ये था हमारे तरफ से। मैं बच्चों को कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे क्या? लास्ट मैसेज सर, फिर से वही मैं बोलूँगी कि जो सक्सेस है वो एक बाय प्रोडक्ट है आपकी प्रोसेस का। ये जो जर्नी है ना, वो लिटरली अभी आप लोग को लगता होगा कि बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा ही। कल इस जर्नी पर हंसी आएगी मैम, बहुत ज्यादा हंसी आने वाली है। वो आगे चल के जो वो आप लोग जब कॉलेज में जाओगे ना, जब आप लोग फील करोगे, तो लिटरली आप लोग को लगेगा कि यार वो जिंदगी क्या थी। कुछ नहीं था, आराम से जाते थे, कोचिंग करते थे। नीट के बच्चों को मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ जी। देहरादून में मेरा एक प्रोग्राम था। तो देहरादून जाने टाइम बीच में पड़ता है एम्स ऋषिकेश, माय फेवरेट कॉलेज। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एम्स ऋषिकेश में पढ़ने के लिए अगर किसी बच्चे को 15 घंटा पर डे
पढ़ना पड़े ना, ये दुख उस खुशी के सामने कुछ भी नहीं है मेरे भाई, है ना, कुछ भी नहीं है। वहाँ का सर इन्वायरमेंट आप सोचो 5 साल आप ऋषिकेश जैसे जगह पे रहने वाले हैं, मतलब मैं वो जन्नत से कम नहीं है, वो स्वर्ग से कम नहीं है। बिल्कुल तो भाई थोड़ा तपना पड़ेगा, है ना, जितना तपिएगा उतना ही बढ़िया कॉलेज मिलेगा और उतनी ही बेहतर लाइफ होगी। आप देख लो ये 5 महीने का संघर्ष आपके 40 साल आने वाले जीवन को बहुत बढ़िया बना सकता है। Golden और years होंगे वो आपके। और ये 5 महीने का अगर आपने फाकी मार ली, 5 महीने आप सीरियस नहीं रहे, तो 40 साल जो जीवन है बहुत संघर्ष में बीतेगा। अब सौदा आपको देखना है कि सौदा कौन सा खरा है, ये 5 महीना का संघर्ष या 40 साल की गुर्बत, वो आप देख लो भाई, है ना। तो भाई आज हमारे तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच मैम। और मैम के लिए, मैम को हम लोग पूरी सेकंड स्कूल की टीम धन्यवाद देना चाहती हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने इतना ऑसम टीचर, इतना कॉन्फिडेंट टीचर, और कॉन्फिडेंट टीचर वो होता है ना जो बच्चों में कॉन्फिडेंस ट्रांसफर कर पाए। जब से मैम ने सेकंड स्कूल को ज्वाइन किया है एज अ नीट मेंटोर, बच्चों में एक अलग तरह का इंथू है, बच्चों में एक अलग तरह का जोश है, एक विश्वास उनके आंखों में देखा है कि नाउ अब हम नीट क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम ये विश्वास ट्रांसफर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सेकंड स्कूल एंड थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग शर्मिंदा मत करिए सर। थैंक यू सो मच। ओके, जय हिंद। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।